हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ट्रूथ वीवर्स चैप्टर 7 पार्ट 2 ईयर 957 क्रॉनिकल ऑफ ट्रूथ अज्योर वाटर सीजन का पहला महीना। जब गिल्ड की तरफ से कोई काम नहीं होता था, तब जेक्स की रोज की जिंदगी काफी सिंपल होती थी। या तो वो लिले के बाहर बनी छोटी सी हुट में बैठकर मैजिक की प्रैक्टिस और पढ़ाई करता, या फिर घर के काम और खेती में अपना वक्त बिताता। जब जेक्स गिल्ड में शामिल हुआ, तब सब लोग एक बात देखकर हैरान रह गए। इतना एक्सपीरियंस होने के बाद भी उसने बेसिक मैजिक की प्रैक्टिस कभी नहीं छोड़ी। आमतौर पर मेगिस थोड़ी प्रोफिशिएंसी मिलते ही बेसिक प्रैक्टिस करना बंद कर देते थे। लोग उससे हल्का सा मजाक करते हुए कहते, तुम तो काफी मेहनती हो। लेकिन जेक्स के लिए ये कोई खास बात नहीं थी। उसका मानना था कि अगर लियोन रोज बेसिक प्रैक्टिस करता है तो यूज भी करनी चाहिए। साथ जी वही आदत धीरे धीरे उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गई और आज तक बरकरार थी। घर के कामों की बात करें तो जेक्स इस मामले में आसपास की ज्यादातर औरतों से भी ज्यादा माहिर था। वो आम से इंग्रेडिएंट्स से भी अलग अलग तरह के स्वादिष्ट खाने बना लेता था। अगर किसी विलेजर का दिया हुआ लकड़ी का बेंच टूट जाता तो यूज खुद रिपेयर कर लेता। इतना ही नहीं, उसके लिए कवर और क्विल्ट भी अपने हाथों से सिल लेता था। उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ज्यादा अच्छी नहीं थी, इसलिए जेक्स अपने कपड़ों को बार बार सिलकर तब तक यूज करता जब तक उन्हें पहना जा सकता था। और जब पुराने कपड़े बिल्कुल बेकार हो जाते तो बचे हुए कपड़े के टुकड़ों से नए कपड़े भी खुद ही बना लेता था। उसकी ये सफाई और हाथों की कला उसके अंदर जन्म से ही थी, और ये सारी स्किल्स उसने इसलिए सीखी थी क्योंकि इस मामले में उसका मास्टर बिल्कुल भी किसी काम का नहीं था। लेकिन अगर बात लियोन की करें तो मैजिक के अलावा बाकी हर काम में वो हद से ज्यादा आलसी था। उसे सिर्फ इतनी परवाह होती थी कि खाना पेट भर दे और कपड़े ठंड से बचा ले। इसके अलावा उसकी लाइफ स्किल्स लगभग ना के बराबर थी। अगर मैं यहाँ ना रहा तो मास्टर अपना क्या हाल करेगा। जेक्स अक्सर इस बात को लेकर सीरियसली सोचने लगता था, लेकिन उसका इरादा कभी भी पूरी जिंदगी लिल्ले में रहने का नहीं था। एक ना एक दिन वो अपने मास्टर से अलग होकर निकलने वाला था, और उसकी मंजिल कोई आम गिल्ड नहीं थी। उसका असली सपना था लवार्ता के सबसे महान मेजिस की जगह आयरन फोर्ट्रेस तक पहुंचना। जब जेक्स सिर्फ 12 साल का था, तब असल में उसे वही होना चाहिए था। लेकिन उस वक्त की उसके पास लगभग कोई यादें नहीं बची थी। उस दौरान वो हमेशा बाहरी दुनिया को ठुकराता रहता था और खुद को सबसे अलग करके रखता था। फिर भी एक चीज उसे आज भी साफ याद थी। जब यूज आयरन फोर्ट्रेस से निकाला गया था, तब वहां मौजूद मेजेस के बीच का वो अजीब और भारी माहौल, वो इतना डरावना था कि उसकी याद आज भी उसके दिल में बसी हुई थी। जेक्स को आज तक ये नहीं पता था कि आखिर आयरन फोर्ट्रेस से उस क्यों निकाला गया था और क्यों उसे लियोन के हवाले कर दिया गया। लेकिन लियोन ने उससे एक बात जरूर कही थी, अगर तुम अपनी असली ताकत साबित कर दोगे तो एक दिन आयरन फोर्ट्रेस तुम्हें खुद वापस बुला लेगा। और जेक्स को पूरा यकीन था कि एक ना एक दिन वो जरूर वापस जाएगा। उसका सपना सिर्फ आयरन फोर्ट्रेस लौटना नहीं था, वो इतनी ऊंचाई तक पहुंचना चाहता था जहां वो बिना किसी के डर के अपना सिर ऊंचा करके जी सके, जहां कोई उससे नफरत की नजर से ना देखे, कोई उसका मजाक ना उड़ाए, और वो उन सब लोगों से भी आगे निकल जाए जिन्होंने कभी उसे नीचा समझा था। लेकिन देखते ही देखते जेक्स 17 साल का हो चुका था, और अब तक आयरन फोर्ट्रेस की तरफ से उसके लिए एक भी संदेश नहीं आया था। उसने सुना था कि कुछ लोगों को तो 15 या 16 साल की उम्र में ही आयरन फोर्ट्रेस में शामिल होने की इजाज़त मिल जाती है। इसी वजह से पिछले कुछ समय से उसके दिल में एक बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं उतना टैलेंटेड हूं ही नहीं जितना मैं खुद को समझता था, और अगर ये सच हुआ तो हो सकता है कि चाहे वो कितना भी इंतजार करे, अपनी पूरी जिंदगी में दोबारा कभी आयरन फोर्ट्रेस वापस ना जा पाए। दजा गिल्ड में हर कोई जेक्स के टैलेंट की तारीफ करता था, लेकिन जेक्स के मन में एक और डर था। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सिर्फ इसलिए उसकी तारीफ करते हैं क्योंकि वो एक छोटे से गांव के मेगेज हैं, और शायद आयरन फोर्ट्रेस को ये बात पहले से ही पता हो कि जेक्स पढ़ना लिखना भी नहीं जानता। ये सब सोचते ही जेक्स के गाल शर्म से लाल हो गए।
17 साल का मागे होकर भी पढ़ने लिखने में 10 साल के बच्चे से भी कमज़ोर होना उसके लिए बहुत बड़ी शर्म की बात थी। इसी वजह से बचपन में दूसरे बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। आज भी वो यादें उसके दिमाग में बिल्कुल ताज़ा थी। जैसे ही वो उन पलों को याद करता, उसके सामने वही पुराने मंजर आ जाते और इसीलिए अक्षर और किताबें उसके लिए दुश्मन बन चुकी थी। ऐसी चीज जिसे देखते ही उसके अंदर सिर्फ घिन और नफरत पैदा होती थी। नहीं, मेरा अंजाम ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जैक्स ने जोर से अपना सिर हिलाया और अपने दिमाग से सारे बुरे ख्यालों को बाहर निकाल दिया। उसने अपने आप से एक मजबूत वादा किया। वो उन सब लवारता के नाइट्स, नोबल्स और मेजेस को अपनी ताकत दिखाकर रहेगा, जो सिर्फ इसलिए उसका मजाक उड़ाते थे क्योंकि वो सेल्डियन था, जो उसे इंसान तक नहीं समझते थे और जिन्होंने उसके पूरे परिवार को बेरहमी से मार डाला था। एक दिन वो साबित करके रहेगा कि वो उन सब से कहीं ज्यादा ताकतवर है। तभी अचानक हंसी से भरी एक खुशनुमा आवाज हवा में गूंज उठी। इसी के साथ जैक्स के सिर के ऊपर से कुछ सफेद फूलों की पंखुदियां धीरे धीरे नीचे गिरने लगी। पेड़ की छाव में अपनी सोच में खोया हुआ जैक्स एकदम चौंक गया। जैसे ही उसने ऊपर देखा, उसके सामने एक लड़की खड़ी थी, जिसके चेहरे पर एक चमकती हुई मुस्कान थी। फिर से अकेले बैठकर इतना उदास चेहरा बना रहे हो? क्या कर रहे हो जैक्स? निया के दाएं हाथ में एक टोकरी लटक रही थी और दोनों हाथों में उसने कुछ सफेद फूल पकड़े हुए थे, जो शायद उसने अभी अभी तोड़ कर लाए थे। वही फूल उसने मजाक मजाक में जैक्स के सिर पर बिखेर दिए थे। बचे हुए फूलों को भी उसने हवा में उछाल दिया और फिर जोर से हंस पड़ी। तुम हमेशा ऐसा ही उदास चेहरा बनाए रहते हो, इसीलिए तुम्हारी पर्सनालिटी भी इतनी ग्लूमी हो गई है। तुमसे मतलब? जैक्स ने थोड़ा ठंडे अंदाज में कहा। वैसे तुम यहाँ किस लिए आई हो? निया ने नखरे से मुंह बनाया और बोली, वाह क्या जबरदस्त वेलकम है। मैं तुम्हारे लिए ब्रेड लेकर आई हूं। जैक्स ने शक भरी नजर से पूछा, आज भी जली हुई तो नहीं है ना? निया तुरंत गुस्से में बोली, आज मेरी मॉम ने बेक की है। सॉरी, मैं तुम्हारी तरह इतनी स्किल्ड नहीं हूं। उस चुलबुली लड़की से यूं बात करते करते जैक्स के दिल का बोझ थोड़ा हल्का हो गया। निया में एक अजीब सी बात थी, जैसे धूप की एक गर्म किरण। उसकी मौजूदगी ही आसपास के माहौल को रोशन और हल्का बना देती थी। जैक्स ने फिर हमेशा की तरह उसे छिदाते हुए कहा, ना तुम्हें अच्छा खाना बनाना आता है, ना सिलाई करनी। ऊपर से तुम बिल्कुल टॉम बॉय हो और तुम्हारी जुबान भी बहुत तेज है। बताओ आखिर तुमसे शादी करेगा भी कौन? निया ने तुरंत मुंह फुलाकर जवाब दिया, मैं बुरी नहीं हूं। और अपने आप को स्टैंडर्ड मत बनाओ। हर काम में तुम ही इतने ज्यादा परफेक्ट हो जैक्स। और वैसे भी मैं किसी बेवकूफ आदमी से शादी नहीं करूंगी। जैक्स ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, बदकिस्मती से ऐसा कोई आदमी होता ही नहीं जो बेवकूफ ना हो। निया मुस्कुराई और बिना झिझक बोली, तो फिर मुझे तुमसे शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है जैक्स। ये बात सुनकर जैक्स एक पल के लिए बिल्कुल चुप हो गया। उसके पास जवाब ही नहीं था। थोड़ी देर बाद उसने नजर हटाकर कहा, बकवास मत करो। कौन सा माँ बाप अपनी बेटी की शादी किसी मागे से करना चाहेगा? और वैसे भी मुझे तुम्हारी तरह इतनी शोर मचाने वाली बीवी बिल्कुल नहीं चाहिए निया। मिया ने कंधे उचकाए और मजाक में बोली, अच्छा, तो फिर मैं लियोन से शादी कर लेती हूँ। जैक्स हैरान होकर बोल पड़ा, क्या तुम्हें पता भी है वो तुमसे कितने साल बड़ा है? और ऊपर से वो भी एक मेज है, एंड और उसमें भी पूरा का पूरा बेवकूफ। निया ने हंसते हुए हाथ हिलाया और बोली, अच्छा बाबा, इतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। मैं तुमसे लियोन को छीन थोड़ी ना रही हूं। इतने में गांव की तरफ से किसी की मजाक उड़ाती हुई हंसी सुनाई दी। दोनों ने उधर देखा। वहां जैक्स की ही उम्र के 3 लड़के खड़े थे, जो उन दोनों को देखकर मुस्कुरा रहे थे। एक लड़का जोर से बोला, अरे देखो, ये बाहर से आया हुआ लड़का और ये सेल्डियन दोनों रोमांस कर रहे हैं। दूसरा हंस कर बोला, बिल्कुल परफेक्ट जोड़ी है, दोनों ही मुसीबत है। तीसरा तंज कसते हुए बोला, हाँ, निया जैसे जंगली लड़की के लिए एक मॉन्स्टर मेज ही सही रहेगा। वो ऐसे दिखावा कर रहे थे जैसे आपस में बात कर रहे हो, लेकिन उनकी आवाज इतनी जोर से थी कि साफ पता चल रहा था
कि वो जानबूझकर जैक्स और मिया को सुना रहे थे। बचपन से ही वो लड़के जैक्स को परेशान करते आए थे। एक बार तो उनमें से एक की हड्डी भी टूट गई थी जब जैक्स गुस्से में अपना कंट्रोल खो बैठा था। उसके बाद कुछ समय तक वो जैक्स से डरते रहे, लेकिन जब उन्हें समझ आ गया कि जैक्स चाहे कितनी भी बदतमीजी हो पलटकर हमला नहीं करेगा, तब उन्होंने फिर से उसका मजाक उड़ाना और उसे सताना शुरू कर दिया। जैक्स जानता था कि अगर वो लड़ता तो उन सब को आसानी से हरा सकता था, लेकिन उसके हिसाब से उनके लेवल पर उतरना ही बेवकूफ़ी थी, इसलिए उसने हमेशा की तरह उन्हें इग्नोर कर दिया। लेकिन जैसे ही जैक्स ने एक लंबी सांस ली, मिया तुरंत झुकी, रास्ते से एक छोटा सा पत्थर उठाया और बिना एक पल गवाए पूरी ताकत से उन लड़कों की तरफ फेंका। ठाक! पत्थर सीधा बीच वाले लड़के के माथे के बीच जाकर लगा। मिया गुस्से में चिल्लाई, अगर कुछ कहना है तो यहां आकर मेरे मुंह पर कहो, मैं बिना सोचे तुम सबको मुक्का मार दूंगी। या फिर वही खड़े खड़े और पत्थर खाना पसंद करोगे? ये कहकर उसने अपने हाथ में रखे कुछ और छोटे पत्थर दिखा दिए। लड़के पहले तो घबरा गए, फिर गुस्से से उन्हें घूरते हुए बोले, याद रखना इस बात को, पागल और वायलेंट लड़की। इतना कहकर वो गांव की तरफ भाग गए। मिया ने नाक चढ़ाकर कहा, डरपोक कहीं के। लियोन हमेशा यूज कहता था कि उसका गुस्सा बहुत तेज है, लेकिन जैक्स को लगता था कि मिया उससे भी ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड थी। उसने थोड़ी सी थाकी हुई आवाज में कहा, एक दिन तुम किसी से पिट जाओगी और फिर शिकायत भी नहीं कर पाओगी। मिया मुस्कुराई और बिल्कुल आराम से बोली, तब तुम मुझे बचा लोगे ना जैक्स? मिया की ये बात सुनकर जैक्स समझ ही नहीं पाया कि वो असल में क्या सोच रही थी। कभी लगता था कि मिया को उससे भी लगाव है और लियोन से भी, लेकिन क्या वो प्यार था, ये जैक्स कभी समझ नहीं पाया। मिया अक्सर शादी की बातें करती थी, लेकिन जैक्स को लगता था कि वो रोमांटिक फीलिंग्स की वजह से नहीं, बल्कि उसकी आदत थी उन चीज़ों की तरफ खींचने की जो थोड़ी रहस्यमयी और पाना मुश्किल होती है। और जैक्स एक और इंसान को जानता था जो बिल्कुल ऐसा ही था। तभी जब वो तीनों लड़के नज़रों से ओझल हो गए, उनकी जगह एक आदमी की शांत और बेफिक्र आवाज़ सुनाई दी, अच्छा तो तुम दोनों यहाँ चुपके मिल रहे हो, काफी इम्प्रेसिव। ये आवाज़ सुनते ही मिया का चेहरा खुशी से चमक उठा, जबकि जैक्स ने कड़वे चेहरे के साथ उस आवाज़ की तरफ मुड़कर देखा। सर हिल्डन, मिया खुशी से आवाज़ लगाती है। उनकी तरफ एक लंबा आदमी चलता हुआ आया। उसके छोटे गहरे भूरे बाल थे और उसने सफ़र के लिए साढ़े कपड़े पहने हुए थे, लेकिन उसकी कमर पर बंधी हुई एक बेहतरीन लॉन्ग सॉर्ड बता रही थी कि वो कोई आम आदमी नहीं था। उसका शरीर बहुत ज्यादा भारी या मस्कुलर नहीं था, लेकिन उसकी हर चाल इतनी हल्की और तेज थी जैसे कोई शिकारी अपने शिकार की तरफ बढ़ रहा हो। उसे सामने से चैलेंज करने की हिम्मत बहुत कम लोग करते। फिर भी उसकी डरावनी प्रेजेंस के बावजूद उसकी हल्की में गर्म जोशी भरी मुस्कान थी। वो मुस्कुराते हुए बोला, तुम दोनों आज भी उतने ही क्लोज हो, लेकिन शादी जैसे फैसले करने से पहले थोड़ा सोच लिया करो। मिया बिना झिझक बोली, अगर मुझे शादी करनी ही पड़ी तो मैं किसी इंटरेस्टिंग इंसान से ही करूंगी। गेटाओ हंसकर बोला, मैं तुम्हारी चॉइस से नाराज नहीं हूं मिया, लेकिन अपने बेटे की शादी के मामले में मुझे थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। जैक्स तुरंत बोल पड़ा, मैं कब से आपका बेटा बन गया? गेटाओ ने बिल्कुल सीरियस चेहरा बनाया और बोला, ये कैसी बात कर रहे हो? तुम लियोन के सबसे प्यारे अप्रेंटिस हो, मतलब लगभग उसके बेटे जैसे, और अगर तुम लियोन के बेटे हो तो फिर तुम मेरे भी बेटे हुए। जैक्स गुस्से से चिल्लाया, ऐसी उल्टी सीधी लॉजिक मत दिया करो। गैटो हमेशा की तरह अजीब और बेकार थियरीज बनाता रहता था। उस आदमी का नाम था गैटो हिल्डन,
और निया की तरह वो भी उन लोगों में से एक था जिससे जैक्स इस वक्त सबसे ज्यादा नफरत करता था। इसकी कई वजहें थी। सबसे पहली, गैटो एक नाइट था और जैक्स को रूलिंग क्लास से ही नफरत थी। गैटो एक बहुत ही इज्जतदार नाइट था। वो एक बड़े नोबल परिवार का दूसरा बेटा था। उसके मैनर्स अजीब थे और मेजर्स के लिए उसका अजीब सा फैसिनेशन भी जैक्स को बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती थी। गैटो लियोन का पुराना दोस्त था, इसलिए वो अक्सर लियोन से मिलने आता और हर बार जैक्स को चिढ़ाने का कोई ना कोई नया तरीका ढूंढ ही लेता। सबसे बुरी बात यह थी, लियोन और गैटो के बीच एक ऐसा गहरा रिश्ता था जिसके बीच कोई तीसरा आसानी से नहीं आ सकता था। और जब भी जैक्स उन दोनों को साथ देखता, पता नहीं क्यों उसके अंदर जलन सी होने लगती थी। और सबसे ज्यादा चिढ़ाने वाली बात, जैक्स आज तक गैटो को तलवारबाजी में हरा नहीं पाया था। ये बात हैरानी की नहीं थी। आखिर लियोन ने जो स्वॉर्ड्समैनशिप जैक्स को सिखाई थी वो खुद गैटो से ही सीख कर आया था। लेकिन फिर भी ये बात जैक्स को बहुत चुभती थी। बचपन में एक बार उसने गैटो पर हमला भी किया था और बदले में अपनी हड्डी तुड़वा बैठा था। यहां तक कि अगर वो मैजिक का इस्तेमाल भी करता, तब भी ये पक्का नहीं था कि वो गैटो को हरा पाएगा। मैजिक 1-on-1 फाइट के लिए उतनी इफेक्टिव नहीं थी। जैक्स का मानना था कि वो गैटो को तभी हरा सकता है जब दूर से अचानक हमला करे या यूज बिना तैयारी के पकड़ ले। लेकिन इस बात को मान लेना ही उसके लिए बहुत फ्रस्ट्रेटिंग था। सीधी सी बात थी, जैक्स गैटो से नफरत करता था। गैटो ने नाटक करते हुए गहरी सांस ली और बोला, पता नहीं तुम्हारा ये रिबेलियस फेस कब खत्म होगा। उसने बिल्कुल उस माँ बाप की तरह कंधे गिरा दिए जिसे उसके प्यारे बेटे ने दुख पहुंचाया हो। जैक्स जानता था ये सब जानबूझकर किया जा रहा है। गैटो अच्छी तरह समझता था कि इस तरह की हरकतें जैक्स को गुस्सा दिलाएंगी और इसीलिए वो ऐसा करता था। जैक्स को लगता था इस आदमी से ज्यादा शरारती और चिढ़ाने वाला इंसान मुश्किल से ही कोई होगा। लेकिन गांव वाले ऐसा नहीं सोचते थे। इतना बड़ा नाइट होने के बाद भी गैटो सबके साथ दोस्ताना तरीके से पेश आता था और अगर जरूरत पड़ती तो लिल की रक्षा के लिए बिना सोचे अपनी तलवार उठा लेता। इसी वजह से गांव वाले उसकी बहुत इज्जत करते थे। यहां तक कि वो इस बात को भी नजरअंदाज कर देते थे कि गैटो अक्सर गांव के उस मैजे से मिलने आता था जिसे बाकी लोग बहिष्कृत समझते थे। मिया मुस्कुराकर बोली, सर हिल्डन, चिंता मत कीजिए, जैक्स अभी बस एक बच्चा ही तो है। गैटो ने हंसी के साथ जवाब दिया, बस उम्मीद करता हूं कि यह जल्दी बड़ा हो जाए। दोनों उसके सामने खड़े होकर बिल्कुल सीरियस चेहरे के साथ उसके बारे में बात कर रहे थे। इससे जैक्स और भी ज्यादा चिढ़ गया, लेकिन इस बार उसने कुछ नहीं कहा। उसे पता था अगर वो जवाब देगा तो दोनों मिलकर उसका और मजाक उड़ाएंगे। गैटो ने बात बदलते हुए कहा, चलो मैं लियोन से मिलकर आता हूं। निया, ये ब्रेड मैं साथ ले जाता हूं। निया मुस्कुराई, जी बहुत धन्यवाद। गैटो ने हाथ हिलाकर कहा, फिर मिलते हैं बच्चों। ज्यादा झगड़ा मत करना और एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब भी मत हो जाना। इतना कहकर वो हंसते हुए हुद की तरफ चल दिया। उसकी चाल धीमी और आराम से लग रही थी, लेकिन उसकी बिल्कुल बेपरवाह पेट देखकर भी जैक्स बस गुस्से में अपनी जुबान से छिक की आवाज निकाल सका। ये देखकर निया ने थोड़ी हैरानी से पूछा, जैक्स, तुम सिर हिल्डन से इतनी नफरत क्यों करते हो? जैक्स ने तुरंत जवाब दिया, जो इंसान उसे पसंद करे वो पागल ही होगा। निया ने धीरे से कहा, मुझे तो वो बहुत अच्छे लगते हैं। इतना बड़ा स्टेटस होने के बाद भी कभी घमंड नहीं दिखाते। जैक्स ने ठंडे लहजे में कहा, तुम्हारे लिए होंगे। मैं ट्रेनिंग के लिए जा रहा हूं। तुम भी घर चली जाओ निया, मैं रात से पहले वापस नहीं आऊंगा। जैक्स का मतलब साफ था, वो तब तक लौट कर नहीं आएगा
जब तक गतो वहां से चला ना जाए। आज उसका पूरा दिन ट्रेनिंग करने का प्लान नहीं था। वो सिर्फ नई टेक्निक्स की प्रैक्टिस करना चाहता था, लेकिन अब हालात बदल चुके थे और यूस अपना प्लान भी बदलना पड़ा। निया ने अपने दोस्त को गुस्से में तनाव भरे कंधों के साथ दूर जाते देखा। बस कंधे उचकाए, अपने खाली हाथों को हल्का सा हिलाया और फिर खुद भी धीरे धीरे घर की तरफ चल पड़ी। यहीं चैप्टर 7 पार्ट 2 समाप्त होता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मिलते हैं अगले पार्ट में।